हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का बायो का चैप्टर 2, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। पहला चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हाँ, आपका बात सही है कि वीडियो में काफी इंटरप्शंस हुए। हम काफी लेट ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हेल्थ इशू कुछ ज्यादा हो गया था बच्चों, बट अब मैं बिल्कुल सही हूं और आपका वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड होगा। तो चलिए इस चैप्टर पे हम एक बार फोकस कर लेते हैं कि किन किन चीजों पे हमें इस चैप्टर में ध्यान देना है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जाहिर सी बात है, ह्यूमन का रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हमें फोकस करना ही होगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि रिप्रोडक्शन का मेन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन इसेंशियलिटी क्या होता है? गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन। तो क्यों पढ़ रहे हैं? तो गैमेटोजेनेसिस पढ़ने के लिए। गैमेटोजेनेसिस इन मेल, गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल। फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस होता है उसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर उनके अंदर चलता है, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों, तो फिर क्या देखेंगे हम? फर्टिलाइजेशन एंड इंप्लांटेशन, प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन, लैक्टेशन। अगर ये इतने टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे तो हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कवर हो जाएगा नीट एज वेल एज बोर्ड के लिए। तो हम थोड़ा सा एनसीईआरटी से ऊपर चलकर पढ़ेंगे और बोर्ड को भी साथ साथ कवर करेंगे, ताकि न तो आपके बोर्ड में प्रॉब्लम आए न ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रॉब्लम आए। तो हम दोनों को फोकस करते हुए पढ़ेंगे। चलिए इसी के साथ अब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आप लोग भी पेन कॉपी लेकर बैठना है तो बैठ जाइए, पानी पीना है तो पी लीजिए। फिर शुरू करते हैं चैप्टर को, और चैप्टर भी इंटरेस्टिंग है तो चलिए फोकस किया जाए। क्या स्टार्ट करना है बच्चों? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन बेसिकली कैसे रिप्रोड्यूस करता है? सेक्सुअल या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ह्यूमन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है तो बेसिकली हमें किन पे बात करनी होगी? सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, कि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन बीइंग का क्या होता है। तो हम बात करेंगे क्या? सेक्सुअल कैरेक्टर्स की। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर में भी मेल के बारे में और फीमेल के बारे में, दोनों के बारे में देखना होगा। तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल एंड प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल एंड प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। इस सेक्सुअल कैरेक्टर में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? तो मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। अब देखिए सेक्सुअल कैरेक्टर है, अब इसमें हमें पढ़ना है सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन
दैट इज टेस्टिस। क्या? टेस्टिस। एंड नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमें किन किन चीजों को पे ध्यान देना है? तो एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल, इनमें भी दो चीजें होती हैं। क्या क्या? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज ओवरी। फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में वही चीजें, क्या? एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फिर हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात करेंगे। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात थोड़ी देर बाद करेंगे, जब हमें टेस्टिस के बारे में और ओवरी के बारे में समझ में आ जाएगा तब। क्योंकि टेस्टिस और ओवरी से ही एक स्पेशल टाइप्स के हार्मोन्स निकलते हैं, जिनको हम मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन के नाम से जानते हैं। और यही मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हमें मेल में भी देखने को मिलेगा और फीमेल में देखने को भी मिलेगा। मेल में मेल सेक्स हार्मोन्स, फीमेल में फीमेल सेक्स हार्मोन्स। तो उनकी बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे क्या? प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल, जिसमें हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दोनों की। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों टॉपिक अपने आप कवर हो जाएंगे। चलिए, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसका, अदरवाइज नोट किए हैं तो अच्छी बात है। हम आगे बढ़ते हैं। तो हम किसकी बात किए थे सबसे पहले? प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले इसमें किसकी बात करेंगे? टेस्टिस की। किसकी? टेस्टिस की। बेसिकली ये ओवल शेप होते हैं, 3 to 5 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। ये पैक रहते हैं कहां पे? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है एब्डोमिनल रीजन्स में। उसी एब्डोमिनल रीजन्स में ये प्रेजेंट रहते हैं। कहां प्रेजेंट रहते हैं? स्क्रोटम सैक में। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम सैक। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम सैक। बेसिकली ये बनते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी में बनने के बाद लगभग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के 6 to 7th मंथ में ये डिसेंट हो जाते हैं। कहां? स्क्रोटम सैक में। 6वें से 7वें महीने के बीच जब ये मदर बॉडी के अंदर रहते हैं, इनका डेवलपमेंट चलता रहता है। तो जब मदर बॉडी के अंदर 6 से 7 महीने के आसपास हो जाते हैं, तो ये जो ओवरी बन रहा था कहां? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, वो डिसेंड हो जाता है थोड़ा नीचे की तरफ एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। दैट पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज
स्क्रॉटम सैक। तो ये हो गए हैं डिसेंड। ठीक है, अब जिस रीजन से ये डिसेंड होते हैं उनको बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। क्या बोलेंगे हम? इंग्विनल कैनाल। शुरू में तो इसको इंग्विनल कैनाल बोलते हैं, बाद में ये पूरा का पूरा रीजन वस्कुलर बंडल से भर जाता है, ब्लड वेसल से भर जाता है, इसके अगल बगल का रीजन फिर इसी में से पास आउट करता है। क्या? यहां से जो डक्ट निकलेगा वो डक्ट इसी रीजन से चला जाएगा। तो फाइनली लेटर इसको हम इंग्विनल कैनाल ना बोलकर क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड कॉर्ड। लेटर दिस रीजन इज नोन एज स्पर्मेटिड कॉर्ड। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड कॉर्ड। अब आते हैं वापस हम टेस्टिस पे। तो ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस में भी 3 वॉल होते हैं। कितने वॉल? 3 वॉल। एक ऊपर सबसे जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेजिनैलिस। क्या बोलेंगे? ट्यूनिका वेजिनैलिस। इसी के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है दूसरा लेयर, जो कि बीच बीच में से सेप्टेड रहता है, अंदर की तरफ पेनिट्रेटेड रहता है, धंसा रहता है। इस लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और एक लेयर सबसे अंदर होती है, दैट लेयर इज हाईली वस्कुलर, और उस लेयर को हम नाम देते हैं क्या? दिस लेयर इज नोन एज ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा। क्या बोलेंगे? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस स्क्रॉटम सैक से अटैच्ड होता है। किससे? इस स्क्रॉटम सैक से अटैच्ड होगा, और ये स्क्रॉटम सैक से अटैच्ड होगा किससे? एक स्पेशल टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से। उस टिश्यू का नाम देते हैं हम क्या? इस टिश्यू का नाम देते हैं हम ग्यूबरनाक्यूलम। ग्यूबरनाक्यूलम। ग्यूबरनाकुलम। ठीक है, अब ये बात आई कि स्क्रॉटम सैक में क्यों डिसेंड होता है ये टेस्टिस। तो एक्चुअल में स्पर्म का फॉर्मेशन इसी टेस्टिस के अंदर होगा, और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लोअर चाहिए बॉडी के कंपेरिजन में। बॉडी की जितनी टेम्परेचर है उससे 2 to 2.5, कितना? 2 to 2.5 सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर चाहिए एज कंपेयर टू बॉडी। एज कंपेयर टू बॉडी। तो ये जब बॉडी से थोड़ा दूर रहेगा तभी जाकर स्पर्म का फॉर्मेशन कर सकता। तो लगातार इन्वायरमेंट का भी टेम्परेचर तो अप डाउन होता रहता है, जिसके वजह से इस स्क्रॉटम सैक के लेंथ को भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो एडजस्टमेंट किसके वजह से होता है? तो इस स्क्रॉटम सैक के वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं 2 मस्कुलर लेयर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? 2 मस्कुलर लेयर्स।
या मसल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? दो मस्कुलर लेयर्स जिनको हम बोलते हैं क्या? डॉर्टस एंड क्रीमास्टर। डॉर्टस एंड क्रीमास्टर मसल्स ये क्या करते हैं? एडजस्ट द टेम्परेचर। एडजस्ट द टेम्परेचर कितना एडजस्ट करेंगे? लगभग बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर रखेंगे। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आया। अब ये जो सैक लाइक मतलब जो एल्बुजिनिया था, एल्बुजिनिया जगह जगह पे पेनिट्रेट किया है, तो पेनिट्रेशन के वजह से बन गए हैं चैम्बर्स। क्या बन गए हैं? चैम्बर्स। ये 200 to 300 के आसपास चैम्बर्स प्रेजेंट रहते हैं एक टेस्टिस में। एक टेस्टिस इधर है, दूसरी टेस्टिस इस साइड है। ठीक है, एक टेस्टिस इधर, दूसरी टेस्टिस इस साइड। एक टेस्टिस के अंदर लगभग 200 से 300 के आसपास के बीच में ये चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? 200 to 300। तो हम एवरेज कितना मानकर चलते हैं? तो एवरेज लगभग 250 के आसपास मानकर चलते हैं कि एक टेस्टिस में कितने चैम्बर्स होते हैं? 250। इनके हम लोब्यूल्स बोलते हैं। अब इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या प्रेजेंट होंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। एक कंपार्टमेंट में, एक लोब्यूल में लगभग 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आगे चल के आपस में जुड़ जाते हैं और एक चैम्बर बना लेंगे जिसमें इनके थ्रू रिलीज हुआ स्पर्म, फॉर्म हुआ स्पर्म रिलीज होगा। तो इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इस रीजन को हम बोलते हैं क्या? ट्यूब्यूलोरेक्टाई। क्या बोलेंगे? ट्यूब्यूलोरेक्टाई। ट्यूब्यूलोरेक्टाई जाके ओपन होता है कहां पे? रिटी टेस्टिस में। ये जो कंपार्टमेंट हमें दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं क्या हम? रिटी टेस्टिस। यहां पे नहीं लिखते हैं इसको, क्या बोलेंगे इसको हम? रिटी टेस्टिस। रिटी टेस्टिस से फिर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे। इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? वासा इफ्रेंसिया। इस लोब्यूल को हम दूसरे जगह लिख देते हैं, फिर यहां पे अरेंज हो जाएंगे सब। वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया। स्पर्मेटेड कॉर्ड्स को ऊपर लिख देते हैं। फिर जब ये ट्यूब्यूल्स ओपन होते हैं बाहर के साइड, तो टेस्टिस के ठीक ऊपर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इसको हम बोलते हैं क्या? इपिडिडाइमिस। क्या बोलेंगे? इपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं? इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस के 3 रीजन होते हैं।
इपिडिडाइमिस कितने रीजन में डिवाइडेड है? 3। सबसे ऊपर वाले रीजन को बोलते हैं इसको कैपट, बीच वाले रीजन को बोलते हैं काउडा, एंड नीचे बीच वाले रीजन को कॉर्पस बोलते हैं। कैपट, कॉर्पस, काउडा। एपिडिडाइमस के 3 रीजन होते हैं, कैपट, कार्पस, काउडा। फिर यहां से एक ट्यूब्यूल निकलता है, अब ये ट्यूब्यूल्स फाइनली जाकर किसमें ओपन होंगे? ये ओपन होते हैं जाके यूरिनरी ब्लैडर में। किसमें ओपन होंगे? यूरिनरी ब्लैडर में। लेकिन इसको भी ड्रॉ मत करिएगा क्योंकि इसके आगे की चीजें हमें बतानी है। तो ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। यहां पर ये मिलने से पहले ये एक ग्लैंड से होकर गुजरते हैं। क्या होंगे? एक यहां पर ग्लैंड प्रेजेंट होगा, उस ग्लैंड से होकर ये गुजरेंगे। इस ग्लैंड का नाम है सेमाइनल वेसिकल्स। क्या नाम है इसका? सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल। फिर जब ये ज्वाइन होते हैं कहां पे? यूरिनरी ब्लैडर के पास। तो यूरिनरी ब्लैडर के पास भी एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसको हम दूसरे कलर से दिखा रहे हैं। एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इस ग्लैंड को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक। तो देखिए कौन कौन से टिब्यूल्स हैं? सेमनीफेरस टिब्यूल्स के बाद ये जो लाइंस निकले हैं वो क्या है? सेमनीफेरस टिब्यूल्स। सेमनीफेरस टिब्यूल्स को हम लिखे नहीं हैं, लिख देते हैं। सेमनीफेरस टिब्यूल्स ओपन होता है कहां पे? रिटिटेस्टिस में। रिटिटेस्टिस कहां ओपन होता है? वासा इफ्रेंसिया में। वासा इफ्रेंसिया कहां ओपन होता है? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस कहां ओपन होता है? तो वासा डिफरेंसिया में। ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंसिया या वास डिफरेंसिया। वासा डिफरेंसिया। क्या बोलेंगे? वासा डिफरेंसिया। ये वासा डिफरेंसिया फाइनली ओपन होगा कहां पे? यूरिनरी ब्लैडर में। लेकिन उससे पहले ये 2 ग्लैंड से होकर जाएगा, एक सेमाइनल वेसिकल्स और दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड। जब ये ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो यूरिनरी ब्लैडर से जब ये आगे की तरफ फर्दर मूव करेगा तो ये फाइनली जो ग्लैंड्स निकलता है इसको हम यूरेथ्रल ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? यूरेथ्रा ग्लैंड या यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? यूरेथ्रा। इसको हम यूरियोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं। यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट। क्यों यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं? क्योंकि स्पर्म भी यहीं से रिलीज होता है और यूरिन भी यहीं से रिलीज होगा। यूरिन भी
यहीं से रिलीज होगा। ठीक। ये यूरेथ्रा आगे चल के एक मस्कुलर ट्यूबुलर पार्ट का रूप ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पेनिस। क्या बोलेंगे? पेनिस। पेनिस। पेनिस के फ्रंट रीजन को बोलते हैं हम ग्लांस पेनिस। क्या बोलेंगे? ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस बोलते हैं। अब इनकी डिटेलिंग करेंगे आगे। इस ग्लांस पेनिस के ऊपर कवरिंग होती है, उस जिसको हम क्या बोलते हैं? इसके ऊपर स्किन की कवरिंग होती है, जिसको हम फोरामेन के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे इसको? फोरामेन। तो ये कहानी है किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इसी तरीके से प्रेजेंट होता है। कहां पर? हमारे बॉडी के अंदर, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। लेकिन ये तो स्ट्रक्चर था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अभी हमने ये बात नहीं किया कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होता है, और ये जो ग्लैंड्स हैं, इन ग्लैंड्स का रोल क्या है, अभी इनका भी बात हम नहीं किए हैं। हालांकि दो ग्लैंड्स तो हम देख लिए, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड। एक और ग्लैंड प्रेजेंट होता है यहां पर। इस ग्लैंड्स को हम बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। क्या बोलेंगे? कॉपर्स ग्लैंड। दैट इज कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें दो चीजें देखनी थी। क्या? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपका टेस्टिस है, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम बात किए थे किसकी? एसेसरी डक्ट की। तो एसेसरी डक्ट ये हैं, मतलब टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्म होगा तो किस किस डक्ट से होकर जाएगा? तो कौन सा है? रिटी टेस्टिस है, इपिडिडाइमिस है, वासा इफ्रेंसिया है, वासा डिफरेंसिया है, यूरेथ्रा है, पेनिस है। ये सब क्या है? एसेसरी डक्ट हैं। क्या है? एसेसरी डक्ट है, या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। फिर और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम किसकी बात किए थे? तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम ग्लैंड्स की बात किए थे। तो तीन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है, सेमाइनल वेसिकल्स, कॉपर्स ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, ये तीन ग्लैंड प्रेजेंट हैं। दैट इज कॉल्ड एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी डक्ट हो गया, एसेसरी ग्लैंड्स हो गया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करेंगे तो जिस रीजन में प्रेजेंट होते हैं, तो बाहर के साइड हेयरी रीजन होता है। जब मेल स्पर्म होने लगता है तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हेयर्स का फॉर्मेशन होने लगता है, हेयर्स की ग्रोथ होने लगती है, स्किन थोड़ी सी रफ होने लगती है, डार्क होने लगती है। तो ये सब बाहर के रीजन्स में, जहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, उसके बाहर के रीजन्स में हमें देखने को मिलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है। तो इतनी कहानी थी किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब हम बात करेंगे कि ये जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, और यही टेस्टिस है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी फ्यूचर में बिल्डअप करेगा। उसके लिए चाहिए स्पेशल हार्मोन। वो हार्मोन भी यहां पर कैसे बनता है, उसकी बात हम आगे करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप, फिर हम आगे बात करते हैं। हो गया? चलिए तो आगे चलते हैं अब। तो ये था टेस्टिस। क्या था? टेस्टिस। अब इनके वॉल्स वगैरह की हम बात नहीं कर रहे हैं, सीधे टेस्टिस की बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमें कई सारे चैम्बर्स दिखाई दे रहे थे।
इसी चैम्बर के अंदर हमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, जिसको हम क्या बोल रहे थे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोले, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है जो फॉर्म करता है क्या, स्पर्म। और इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अगल बगल के जो सेल्स हैं, इन सेल्स को, जैसे ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है तो इसके अगल बगल भी तो सेल्स होंगे। इस सेल्स को हम बोलते हैं क्या, लेडिक सेल्स। लेडिक्स सेल, या इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स। ये इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स क्या फॉर्म करते हैं, एंड्रोजन हार्मोन्स। एंड्रोजन, और इसमें मेन हार्मोन कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन को ही हम किस नाम से जानते हैं, मेल हार्मोन के नाम से, मेल हार्मोन। और यही क्या बिल्डअप करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो कहां से फॉर्म हो रहा है, ये लेडिक सेल से। लेकिन हमें फॉर्मेशन किसका देखना है, स्पर्म का देखना है। तो स्पर्म को मान लो ये ट्यूब है, क्या है, ये ट्यूब है। ये जो हम पेन लिए हैं तो पेन के जैसा ही ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम इसमें से एक ठो निकाल लें, अब ये हम साइड व्यू ना देखें, ये तो हम देख रहे हैं साइड वाइज ना, अब हम इसको फ्रंट से देखें। कहां से देखें, फ्रंट से। जब फ्रंट से देखेंगे, सेक्शन काट लीजिए, तो फ्रंट से हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये फ्रंट से देखेंगे तो कुछ ऐसा सर्कुलर दिखाई देगा। इसमें हमें दो टाइप की सेल्स दिखाई देंगी। ये दो टाइप की सेल्स दिखाई दे रही हैं जब फ्रंट रीजन से हम देख रहे हैं। तो ऊपर वाले सेल्स, मतलब सॉरी, ये जो फ्लैटेंड सेल है, इनको हम बोलते हैं क्या, जर्म सेल्स या जर्माइनल एपिथेलियम। जर्म सेल्स या जर्माइनल एपिथेलियम। ठीक है, जर्म सेल या जर्माइनल एपिथेलियम। तो यही इन फ्यूचर फॉर्म करते हैं स्पर्म सेल। जर्माइनल एपिथेलियम ही फॉर्म करेंगे फ्यूचर में क्या, स्पर्म सेल। ये कैसे फॉर्म होगा, ये हम गैमेटोजेनेसिस में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखिए कि यही फॉर्म करेंगे क्या, स्पर्म सेल्स। तो क्या फॉर्म करेंगे, स्पर्म सेल्स। लेकिन ये बस फॉर्म करते हैं, इनको नरिशमेंट देने का काम ये नहीं करते हैं। तो इनको नरिशमेंट करने का या केयर टेकिंग का काम जो होता है, ये इन दोनों सेल्स का होता, सॉरी, ये जो आपको कॉनिकल सेल्स दिखाई दे रही हैं, इनका होता है। इस सेल्स को हम बोलते हैं नर्स सेल, या इसी को हम सर्टोली सेल भी बोलते हैं, सर्टोली सेल्स। तो ये क्या करती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, और जर्माइनल एपिथेलियम स्पर्म सेल्स को फॉर्म करता है। जर्माइनल एपिथेलियम स्पर्म सेल को फॉर्म करता है। तो इस टिब्यूल के अंदर ये जब फॉर्म होंगे और साथ ही साथ इनके थ्रू ये मैच्योर होंगे, तो फाइनली ये जो डक्ट्स होती हैं, उन डक्ट्स में जाकर ये मिल जाएंगे। फाइनली एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, फिर उस स्ट्रक्चर के थ्रू बाहर रिलीज होंगे। तो इन डक्ट्स की बात हम पीछे कर चुके हैं। फिर बाहर एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद वासा डिफरेंसिया, फिर फाइनली कहां चले जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा और पेनिस के थ्रू
बॉडी से बाहर रिलीज होंगे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी है किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन? ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ये टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल तो है ही है, स्पर्म के मैच्योरेशन में भी ये रोल प्ले करता है। और स्पर्म के मैच्योरेशन में रोल कैसे प्ले करता है? ये जो सर्टोली सेल्स हैं, ये सर्टोली सेल्स भी इस स्पर्म को अपने अंदर खींचती हैं। खींचने के बाद स्पर्म के मैच्योरिटी में उसका यूज या हेल्प लेती हैं। अब बहुत ज्यादा स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, बहुत ज्यादा स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, तो यही सर्टोली सेल्स क्या करेंगी? रिलीज करेगी इनहिबिन। क्या रिलीज करेंगी? इनहिबिन, विच रेगुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, विच रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इनहिबिन क्या करता है? स्पर्म के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। कौन सिक्रेट करता है? सर्टोली सेल्स सिक्रेट करती हैं। ठीक है, अब एक दो और टर्म्स हैं। जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो हमें उन चीजों के बारे में पूछ दिया जाता है कि ये क्या होते हैं। जैसे हम शुरुआत में ही बात किए हैं कि जब ये टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है कहां पे? एब्डोमिनल रीजन में। तो ये एब्डोमिनल रीजन में फॉर्म जरूर होता है, लेकिन जब बच्चा 6 महीने से 7 महीने के बीच में रहता है, उसी टाइम ये टेस्टिस डिसेंड कर जाते हैं। कहां? स्क्रॉटम सैक के अंदर। कहां डिसेंड कर गए? स्क्रॉटम सैक के अंदर। तो जब ये स्क्रॉटम सैक के अंदर डिसेंड करते हैं तब तो ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी होता है कि ये डिसेंड नहीं कर पाते हैं। क्या होता है? ये टेस्टिस डिसेंड नहीं कर पाते हैं। उस चीज को हम बोलते हैं क्या? क्रिप्टरकार्डिज्म। क्या बोलते हैं? क्रिप्टरकार्डिज्म। क्रिप्टरकार्डिज्म क्या होता है? फेल्योर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रॉटम। फेल्योर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रॉटम। ठीक, एक ये टर्म है। एक टर्म और आपसे पूछ दिया जाता है कि क्या होता है? दैट इज, इसको इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा। कैस्ट्रेशन। दूसरा टर्म क्या है? कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन क्या होता है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। ये इतनी चीजें अगर आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो इससे अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। हाँ, एक चीज और है कि ये जो स्क्रॉटम सैक है, ये स्क्रॉटम सैक लिक्विड से फिल्ड अप रहता है, और उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोसील। क्या बोलते हैं? हाइड्रोसील। स्क्रॉटम सैक में लिक्विड प्रेजेंट्स होते हैं, उन लिक्विड्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोसील। तो जितनी भी चीजें हम डिस्कस किए हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। और कुछ चीजें जो रह गई हैं, जो आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, वो जब हम एक्चुअल में स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है और ग्लैंड्स का इसमें क्या रोल होता है, कैसे ये बॉडी से रिलीज होता है, तब वहां पे हम फाइनली देखेंगे कि नहीं, बाकी जो रीजन्स के बारे में हम डिस्कस नहीं किए हैं तो वो कैसे अपना रोल प्ले करते हैं। तो चलिए, हम फॉर्मेशंस तो आज नहीं देखेंगे, मतलब गैमेटोजेनेसिस आज नहीं देखेंगे, लेकिन हम जो ग्लैंड्स की बात किए थे, एसेसरी डक्ट को तो समझ में आ गया कि स्पर्म रिलीज होगा, डक्ट्स के थ्रू जाएगा। लेकिन उस डक्ट के जाने के बाद 3 ग्लैंड्स मिल रही थी, उन 3 ग्लैंड्स का भी सिक्रीशन इसमें मिलेगा। तो एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
तो किसकी बात हमें करनी है? एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स में हम किसकी बात किए थे? 3 ग्लैंड्स के बारे में बात किए थे। किसकी? सेमाइनल वेसिकल्स, और प्रोस्टेट ग्लैंड, और नेक्स्ट वन इज द कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है। तो जब स्पर्म कहां से रिलीज हुआ? सेमिनिफेरस टिब्यूल से। कहां से रिलीज हुआ? सेमिनिफेरस टिब्यूल से। कहां गया फिर? रीटी टेस्टिस में। रीटी टेस्टिस से कहां गया? वासा डिफरेंसिया में। वासा डिफरेंसिया से कहां गया? इपिडिडाइमिस में। इपिडिडाइमिस से कहां गया? वासा डिफरेंसिया में। तो जब ये वासा डिफरेंसिया में जाता है तो आगे कुछ दूर मूव करने के बाद इसको पहला ग्लैंड कौन सा मिलता है? सेमाइनल वेसिकल्स। क्या मिलते हैं? सेमाइनल वेसिकल्स। और सेमाइनल वेसिकल्स इस स्पर्म के साथ क्या ऐड कर देगा? क्या एक्स्ट्रा सिक्रीशन स्पर्म में ऐड करेगा? तो दैट इज कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन कंट्रैक्टाइल इन नेचर होता है। कंट्रैक्टाइल इन नेचर। अब ये करता क्या है? कॉजेज कंट्रैक्शन इन वजाइना। कॉजेज कंट्रैक्शन इन वजाइना। जब ये मेल पार्ट से जो स्पर्म बना है, ये स्पर्म मेल पार्ट से कहां रिलीज होगा? फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल पार्ट में। तो वहां पे स्पर्म का फर्दर मूवमेंट के लिए वजाइनल वॉल का कंट्रैक्ट होना जरूरी होता है। यह कंट्रैक्शन कोई और नहीं कराता है। कौन कराता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। कौन कराएंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीट होता है क्या? फ्रक्टोज। बाइकार्बोनेट आयंस, सिट्रिक एसिड। ये फ्रक्टोज क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन। बाइकार्बोनेट आयन क्या प्रोवाइड करते हैं? बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम। क्यों बेसिक मीडियम की जरूरत क्या पड़ गई? तो फीमेल के केस में वजाइना में कैसा नेचर होता है? एसिडिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? एसिडिक नेचर होता है। एसिडिक नेचर के वजह से जो भी स्पर्म है अगर डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में आ गए तो क्या हो जाएंगे? सबके सब डेड कर जाएंगे, तुरंत मर जाएंगे एसिड की वजह से। तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन कर सकता है? बेस। तो ये बेस क्या करते हैं? न्यूट्रलाइजेस एसिडिक कंडीशन ऑफ वजाइना। न्यूट्रलाइजेस एसिडिक कंडीशन ऑफ वजाइना। ठीक है। सिट्रिक एसिड भी न्यूट्रिशन में ही रोल प्ले करता है। तो ये रोल है किसका? प्रोस्टेट ग्लैंड का। मेन एक एक चीज याद रखिएगा। क्या? सेमाइनल वेसिकल से प्रोस्टाग्लैंडिन कॉजेस कंट्रैक्शन इन वजाइना। प्रोस्टेट ग्लैंड से फ्रक्टोज एंड बाइकार्बोनेट्स आयन विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड बेसिक मीडियम। एंड थर्ड एंड द लास्ट वन इज कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड से रिलीज होता है क्या? लुब्रिकेटिंग मटेरियल्स। लुब्रिकेटिंग मटेरियल्स दैट इज कॉल्ड म्यूकस। इसका काम क्या होता है? मेक मूवमेंट ऑफ स्पर्म इजियर। मेक मूवमेंट ऑफ स्पर्म इजियर।
ये तीनों ग्लैंड्स का रोल होता है। तो हमें टेस्टिस जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, हमें उसके बारे में भी समझ में आ गया। एसेसरी डक्ट्स, उनका भी रोल हम देख लिए। एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इन तीनों के बारे में हम समझ लिए। और इन तीनों को कंबाइनली मिला के क्या बोला जाता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। चलिए, तो कहानी इतनी ही। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ये तो हम हैंड स्केचिंग किए थे, अब थोड़ा डायग्राम वाइज भी देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। हाँ, तो देखिए कुछ ऐसा है सिस्टम होता है किसका? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो आज बच्चों हमने बात की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसके हर एक पार्ट्स के बारे में हमने डिटेल स्टडी की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फिर फाइनली देखेंगे क्या? गैमेटोजेनेसिस, कि कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन एक्चुअल में होता है, कैसे ओवम का फॉर्मेशन होता है, कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, कैसे ओवम का फॉर्मेशन होता है। और इसी चीज को हम बोलते हैं क्या? गैमेटोजेनेसिस। हाँ, समझ तो गए हैं हम कि कहां फॉर्म होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, कैसे कंडक्ट होता है, कैसे आगे की तरफ मूव करता है, ये भी समझ में आ गया है। लेकिन फॉर्म कैसे होता है ये चीज अभी हम लोग को क्लियर नहीं हुआ है। ये क्लियर होगा हमें कहां? जब हम टॉपिक पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। तो पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर करना था, हो गया। कल के क्लास में या नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो भी क्लियर हो जाएगा। तब दोनों के थ्रू जो उनके गैमेट्स बनेंगे उसकी बात करेंगे। जब गैमेट्स बन जाएगा तब फर्टिलाइजेशन, फिर ऐसे ही आगे की तरफ हम लोग मूव करते जाएंगे और पूरा चैप्टर अच्छे से हमें समझ में आता जाएगा। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर से एक बार हम आपसे माफी मांगते हैं क्योंकि लेक्चर्स में काफी गैप हो गया, क्योंकि हेल्थ इशू कुछ ज्यादा ही था मेरे साथ, इसलिए सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। लेकिन अब ठीक है पूरी तरह से लगभग, तो अब आपके लेक्चर्स में कोई गैपिंग नहीं होगी। चलिए आज के साथ, अब इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। धन्यवाद आपका।